एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इसके ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें भूगोल से जुड़े हुए वे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन टॉपिक पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो बेसिकली ज्योग्राफी की वे टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है और उन टॉपिक्स से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट उनसे जुड़े हुए फैक्ट हैं, उन्हें हम जानने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। इससे पहले हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रखा है, जैसे ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन के बारे में, दिन और रात कैसे होता है इसके बारे में हमने समझा था, मानक समय की गणना कैसे की जाती है, भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, इन्हें कैसे मापा जाता है, अधिकेंद्र क्या है, सौरमंडल क्या है, इसके विभिन्न ग्रह क्या हैं, विभिन्न परिभाषाओं को हमने जानने की कोशिश की है। ठीक है, यदि आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर जाके विजिट करिए और आपको ये वीडियोस वहां मिल जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट बात कि आज किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमने पर्वत और पठारों के बारे में पढ़ा था। पर्वत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनके बारे में हमने डिटेल से जाना है। ठीक है, फिर हमने पठार के बारे में भी देखा था कि कैसे पठार क्या होते हैं, पठारों का निर्माण कैसे होता है। आज की क्लास में हम पठारों के संदर्भ में ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पठार में हमने क्या पढ़ा कि प्लेटू यानी जो पठार है उनकी जो गणना होती है, उनकी जो आप कह सकते हैं या उनका जो फॉर्मेशन होता है वे दो तरीके से होता है। कैसे? पहले तो अंतर्जात बल की वजह से, यानी पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से, पृथ्वी के अंदर वाले भाग से लगने वाले बल की वजह से ऊपर पृथ्वी की सतह पर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है और इस स्थिति में किस प्रकार के पठारों का निर्माण होता है, ये हमने देखा। और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, इन्हें भी हमने डिटेल से समझा है। आज की क्लास में हम पृथ्वी के बहिर्जात, ध्यान रखिएगा, बहिर्जात बल यानी पृथ्वी के जो धरातल है, पृथ्वी की जो सतह है, इस धरातल, इस सतह पर कौन सा और किस प्रकार के बल कार्य करते हैं, इन बल और इन शक्तियों की वजह से किस प्रकार के पठारों का निर्माण होता है, इसे हम समझने की कोशिश आज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहिर्जात शक्तियों द्वारा निर्मित पठार। हमने जाना कि पठारों का निर्माण अंतर्जात और बहिर्जात दोनों शक्तियों के द्वारा होता है, लेकिन अधिकांश तौर पर देखे गए पठार, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, अंतर्जात बल की वजह से। पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से लगने वाले बल की वजह से, लगने वाली शक्ति की वजह से जिस प्रकार के पठारों का फॉर्मेशन होता है, अमूमन वही पठार आपके चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पठार हैं जिनका निर्माण कैसे होता है, बहिर्जात बल की वजह से होता है। बहिर्जात बल मतलब क्या? हमने बहिर्जात बल में पढ़ा था अनाच्छादन की क्रिया को, डिनिडेशन की क्रिया को, और डिनिडेशन यानी अनाच्छादन की क्रिया में हमने देखा कि कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अपक्षयण, अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है, अक्षय, अपर्दन, अक्षय में हमने पढ़ा था या अपक्षयण में हमने पढ़ा था कि वेदरिंग मतलब, ध्यान रखिएगा, हम क्या, अक्षय यानी क्या, यानी चट्टान के वियोजित होने की घटना, चट्टान की एक ही स्थान पर, इसी स्थान विशेष पर टूटकर बिखरने की घटना, इसे हमने क्या कहा था, अक्षयण। ठीक है, एक ही स्थान पर चट्टानों के वियोजित होने की घटना को या टूटकर बिखरने की घटना को हमने क्या कहा, अक्षयण कहा कि ये अक्षयण है। अपर्दन एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अनाच्छादन के भीतर ही। अपर्दन यानी अब जो टूटकर छोटे छोटे टुकड़े यहाँ बिखरे, इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक स्थान से स्थानांतरित करना। अपर्दन यानी अपर्दन के विभिन्न कारकों जैसे हिमानी, जल, पवन आदि इत्यादि के माध्यम से
इन छोटे छोटे टुकड़ों, इन शैल टुकड़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। और इन छोटे छोटे टुकड़ों का स्थानांतरण के फलस्वरूप किसी स्थान पर निक्षेपित होना, इकट्ठा हो जाना, यही क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो जो बहिर्जात शक्तियों द्वारा पठारों का निर्माण होता है वे अपरदन के जो विभिन्न कारक हैं इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, इसी निक्षेपण की वजह से होता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह जो निक्षेपण की घटना है यह कैसे पठारों के निर्माण में सहायक है और कितने प्रकार से इन पठारों का निर्माण, इनका फॉर्मेशन होता है, इनकी उत्पत्ति होती है। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो बल होते हैं, बहिर्जात बल भी ध्यान रखें, ज्यादातर जो बहिर्जात बल होते हैं उनका काम क्या है? उनका काम है किसी भी उच्चावच को, मान लीजिए ये बहुत ऊंचा उच्चावच है, इससे अपवर्तन के विभिन्न कारकों द्वारा समाप्त करना, इसे खत्म करना। क्यों? क्योंकि बहिर्जात शक्तियों को क्या कहा जाता है? समतल स्थापक बल। समतल स्थापक बल, विभिन्न उच्चावच जो समतल में पाए जाते हैं, इन उच्चावचों को खत्म करके क्या करना? समतल का निर्माण करना। इसलिए लिखा है समतल स्थापक, समतल की स्थापना करना। लेकिन फिर भी कुछ बहिर्जात बल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से क्या हो? पठारों का फॉर्मेशन होता है। समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। देखिए, हमने पढ़ा कि बहिर्जात शक्तियां यानी पृथ्वी के धरातल पर, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के धरातल पर बाहर से या बाहर ऊपर कार्य करने वाला बल, यही क्या होगा? यही बहिर्जात बल है। ठीक है, और बहिर्जात बल में ध्यान रखें कि अपरदन की वजह से, अभी हमने पढ़ा, अपरदन की वजह से पठारों का फॉर्मेशन होता है। अब ये अपरदन किसके माध्यम से हो सकता है? ये अपरदन हिमानी के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, तो हिमानी के द्वारा निर्मित पठार, हिमानी द्वारा निर्मित पठार। ठीक है, हिमानी द्वारा निर्मित पठार। दूसरा, यह अपरदन और किस माध्यम से हो सकता है? जल के माध्यम से हो सकता है। तो जल द्वारा निर्मित पठार, जल की वजह से भी पठारों का निर्माण होगा, फिर हम इसे क्या कहेंगे? जल द्वारा निर्मित पठार। और अपरदन हो सकता है पवन के माध्यम से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? पवन के द्वारा निर्मित पठार या पवन द्वारा निर्मित पठार। आखिर इन पठारों का फॉर्मेशन कैसे होगा? अपरदन के विभिन्न कारकों की यदि हम बात करें और यदि हम बात करें कि वे कौन से पठार हैं जिनका निर्माण हिमानी के द्वारा होता है, इन पठारों का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा होगा? देखिए, उस क्षेत्र में जहां हिमानी पाई जाएगी, जहां बर्फ होगा, वहां पर निर्माण होगा किसका? हिमानी द्वारा निर्मित पठारों का। यानी किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम? पर्वतीय क्षेत्रों, उन पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहां पर बर्फ जमी होगी। तो पर्वतीय भागों में ध्यान रखिएगा, पर्वतीय भागों में हिमानी की क्रिया के द्वारा, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? पहली बात तो किसकी फॉर्मेशन से हो रहा है? हिमानी द्वारा निर्मित पठार। तो हिमानी द्वारा कैसे पठारों का निर्माण हो गया? कैसे होगा? ये होगा पर्वतीय भागों में, जो कि बहुत ऊंचे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पर्वतीय भागों में किस क्रिया के माध्यम से? ध्यान रखिए, किस क्रिया? क्या लिखा है? हिमानी। यानी आप ध्यान रखिएगा कि जो भी क्षेत्र होगा वहां पर हिम यानी बर्फ का होना जरूरी है। ठीक है, तो पर्वतीय भागों में हिमानी अपरदन, ध्यान रखिएगा, हिमानी अपरदन की क्रिया के माध्यम से, हिमानी अपरदन, हिम के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपरदन होना हिमानी अपरदन कहलाएगा। तो हिमानी अपरदन की क्रिया के माध्यम से किस प्रकार के पठारों का निर्माण होता है? किस प्रकार के पठारों का निर्माण होता है? बताइए। सपाट पठारों का निर्माण होता है। हिमानी अपरदन की क्रिया के माध्यम से सपाट पठारों का निर्माण होता है।
का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ये हमने पढ़ा हिमानी द्वारा निर्मित पठारों के बारे में। ठीक है, तो जो पर्वतीय ऊंचे क्षेत्र होंगे वहां पर हिमानी का अपर्दन, हिमानी के द्वारा अपर्दन होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। हिमानी अपर्दन की माध्यम से, ध्यान रखिएगा, हिमानी अपर्दन जब हुआ तो जो ऊंचा क्षेत्र था वह क्या हो गया? नीचे की ओर हो गया, यानी सपाट। उसका जो ऊपरी हिस्सा है, हमने पठारों के बारे में क्या पढ़ा? पठार एक तल से, एक इसका जो हिस्सा है समतल से ऊंची ढाल वाला होगा, लेकिन इसका शिखर क्या होता है? सपाट होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ सपाट पठारों का निर्माण हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है? हिमानी अपर्दन के द्वारा। ठीक है, तो हिमानी अपर्दन के द्वारा जब भी आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में जो पठार आपको मिलेंगे वह इसी के माध्यम से उनका फॉर्मेशन हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि हिमानी अपर्दन के द्वारा किस प्रकार के पठारों का निर्माण होगा, तो आपको ध्यान रखना है सपाट पठारों का निर्माण होगा। क्षेत्र यदि पूछे तो भारत में आपने गढ़वाल पठारों के बारे में सुना होगा। भारत में जो गढ़वाल इलाका है उत्तराखंड का, ध्यान रखें, जो गढ़वाल इलाका है वहां पर जो पठारों का फॉर्मेशन हुआ है वह हिमानी द्वारा निर्मित पठारों के द्वारा, हिमानी द्वारा निर्मित पठार ही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत में जो गढ़वाल पठार है, भारत के गढ़वाल पठार, इसके अलावा यदि हम वैश्विक लेवल पर देखें तो ग्रीनलैंड के जो पठार हैं, ग्रीनलैंड के पठार, अंटार्कटिका के पठार, अंटार्कटिका के जो पठार हैं उनका फॉर्मेशन हिमानी द्वारा निर्मित पठारों की जो प्रक्रिया है इसी के माध्यम से हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रकार हमने देखा जल के द्वारा निर्मित पठार, जल यानी पानी। दूसरा जो प्रकार है हमारे पास वह है जल द्वारा निर्मित पठार। जल की वजह से किस प्रकार के पठारों का फॉर्मेशन होगा? देखिए, सबसे पहली बात कि आखिर जल द्वारा कैसे पठारों का निर्माण होगा, हम बात करेंगे कि आखिर जल द्वारा कैसे पठारों का निर्माण होता है। देखिए, जल यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज के फॉर्मेशन में बहता हुआ जल ज्यादा सहायक होता है। यानी जो नदियों वाला जल है, जो बहता हुआ जल है, गतिमान जल है, इसी के माध्यम से किसी उच्चावच का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी क्षेत्र में या जब किसी क्षेत्र के आसपास नदियों का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नदियों का बहाव, नदियों के बहाव की वजह से उस पूरे क्षेत्र में जो अवसाद होंगे, ठीक है, अब यहां अवसाद को अगर आप छोड़ें तो देखिए छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण, बारीक कण या बारीक शैल के टुकड़े, ठीक है, इन सभी, अब इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा अवसाद। इन अवसादों में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो जब किसी क्षेत्र में नदियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती हैं तो वे अपने साथ अवसादों को लेकर आती हैं और इन अवसादों का एक स्थान पर क्या होता है? जमाव होता है। इन पदार्थों का या इन अवसादों का क्या होता है? जमाव होता है। तो जब किसी क्षेत्र में नदियां प्रवाहित होती हैं, नदियों का प्रवाह होता है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में क्या होगा? उसके दूसरे हिस्से में पदार्थों का जमाव होगा। पदार्थों के जमाव को क्या कहा जाता है? निक्षेपण कहा जाता है। निक्षेपण कहा जाता है। तो इसे आप क्या कहेंगे कि जब किसी क्षेत्र में नदियों के प्रवाह के माध्यम से पदार्थों का जमाव होता है तो निक्षेपण की क्रिया होती है और निक्षेपण के माध्यम से, ध्यान रखें, ये जो हिस्सा हो गया यहां पर, मान लीजिए पदार्थ क्या हो गया? जम गया। ठीक है, ये पदार्थ क्या हुआ? जम गया। अब यहाँ जो निक्षेपण की क्रिया हुई, पदार्थों का या अवसादों का जो ये ढेर लग गया, यह मान लीजिए कि समतल के शेष भाग से, देखिए जो भाग हिस्सा है, ये जो समतल वाला हिस्सा है, इससे या इसके आसपास वाली जो जमीन है, इस जमीन से क्या हो गया? मान लीजिए कि यहां से भीतर से कोई बल कार्य कर गया। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था क्या कि पृथ्वी के भीतर से भी बल कार्य करता है। अब मान लीजिए कि यहां निक्षेपण हुआ। अब इस बल के साथ साथ हमने एक चीज पढ़ी थी,
ऊर्ध्वाधर संचलन के बारे में। ऊर्ध्वाधर यानी कुछ इस तरीके से संचलन हो, और ऊर्ध्वाधर संचलन में हमने पढ़ा था ऊपरीमुखी संचलन, है ना। ऊपरीमुखी संचलन में हमने क्या पढ़ा था, उसे आप YouTube पर देख सकते हैं, दृष्टि टीचिंग एग्जाम में ही उसमें डिटेल से चर्चा की गई है अधोमुखी संचलन के बारे में और ऊपरीमुखी संचलन की आखिर क्या है। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा कि जब ऊर्ध्वाधर संचलन कार्य करता है, ऊर्ध्वाधर संचलन में आसपास की जमीन की तुलना में शेष भाग ऊपर की ओर उठ जाता है। हमने पढ़ा था शेष भाग अपने आसपास की समतल की तुलना में क्या होता है, वह भाग ऊपर की ओर उठ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर संचलन। जब यह क्षेत्र जबकि नदियों के माध्यम से जो अवसाद जो पदार्थ लाकर यहां निक्षेपित किया गया, इस निक्षेपित पदार्थ का क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर संचलन के माध्यम से अपने शेष स्थान से, जो यहाँ पर और स्थान है समतल है, इससे थोड़ा सा ऊंचा यह क्षेत्र क्या हो जाता है, उठ जाता है। ये क्षेत्र क्या हो गया, ऊंचा उठ गया। और इस प्रकार जिस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से जिस पठार का फॉर्मेशन हुआ उसे ही जल द्वारा निर्मित पठार कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको इसके बारे में जब भी जल द्वारा निर्मित पठार के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या कहना है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान क्या रखना है कि जब किसी क्षेत्र में नदियों के निक्षेपण से पदार्थों का जमाव हो जाता है, ध्यान रखें, जब किसी क्षेत्र में नदियों के द्वारा जो पदार्थ या अवसादों का क्या हो रहा है, बहाव हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, नदियों के द्वारा से, नदियों के निक्षेपण से पदार्थों का जमाव हो जाता है, और हमने देखा कि वहां यदि कोई भूगर्भिक हलचल हो रही है, भूगर्भिक हलचल के फलस्वरूप ऊर्ध्वाधर संचलन की वजह से, ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वाधर संचलन की वजह से आसपास का जो क्षेत्र है वह या समीपवर्ती क्षेत्र से यह निक्षेपित हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है, तो पठार का फॉर्मेशन होता है, इसे जल द्वारा निर्मित पठार कहा जाता है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पठारों के निर्माण में जल द्वारा निर्मित जो पठार है ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। अगर आपसे पूछा जाए भारत में इसके एग्जाम्पल के तौर पर कि जल द्वारा निर्मित पठार कौन कौन से हैं, तो आपने देखा होगा विंध्य रेंज, है ना, विंध्य रेंज इसका एग्जाम्पल है भारत में। फिर आपने चेरापूंजी का पठार सुना होगा, चेरापूंजी का पठार भी नदियों द्वारा निक्षेपित पठार के जो निक्षेप है उसके माध्यम से ही उनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए किसी दूसरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, तो आपने शान पर्वत के बारे में सुना होगा, या सबसे इंपॉर्टेंट बात पठार है, उसे हम पर्वत कह देते हैं, लेकिन वो दरअसल क्या है, शान का पठार है, जो कहां पर है, म्यांमार में, शान पठार, शान का पठार, म्यांमार। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, भूगर्भिक हलचल की वजह से आसपास या समीप वाले क्षेत्र से यह हिस्सा ऊंचा उठ जाता है। अगर आप ऊर्ध्वाधर संचलन नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, बस आपको एक शब्द याद रखना है, भूगर्भिक संचलन या भूगर्भिक हलचल। ठीक है, चलिए, जो तीसरा प्रकार है हमारे पठारों की फॉर्मेशन में ही, वह है पवन के द्वारा निर्मित पठार। पवन द्वारा निर्मित पठार, पवन यानी हवा। अब पवन या हवा द्वारा पठारों का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जिस तरीके से हमने देखा कि नदियों के द्वारा अवसाद बहाकर लाए गए हैं, ध्यान क्या रखना है कि नदियों के द्वारा जो अवसाद बहाकर ले जाया गया, स्थानांतरित किया गया, वह दूसरी जगह क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, निक्षेपित हो गया, निक्षेपण के माध्यम से पदार्थों का क्या हो गया, जमाव हो गया। अब यहाँ पवन द्वारा जब हम बात करेंगे तो पवन के द्वारा जो मिट्टी के बारीक कण, पवन द्वारा जो मिट्टी के बारीक कण, मिट्टी के बारीक कण कितने समय तक, लंबे समय तक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कि पवन के द्वारा जो मिट्टी के कण बहा कर ले जाए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, लंबे समय के बाद ही किसी स्थलाकृति का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो बहुत कम होते हैं, उनकी मात्रा बहुत कम होती है, और पठार के फॉर्मेशन के लिए लंबी हजारों कई बार तो सैकड़ों वर्षों की प्रक्रिया के बाद पठारों का निर्माण होगा, हजारों वर्षों की प्रक्रिया के बाद पठारों का निर्माण होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करेंगे पवन द्वारा निर्मित पठारों की, पवन की कैसे फॉर्मेशन होता है, विंड के द्वारा, तो ध्यान क्या रखना है आपको यही कि पवन द्वारा मिट्टी के बारीक कणों को जब लंबे समय तक बहाकर लाने की प्रक्रिया में
एक स्थान पर क्या किया जाएगा, इनका निक्षेपण किया जाएगा, तभी पवन द्वारा पठारों का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो समय या इसकी प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें काफी लंबा समय लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम बात करेंगे पवन द्वारा मिट्टी के कणों के निक्षेपण की, मिट्टी के बारीक कणों ध्यान रखें, पवन द्वारा मिट्टी के बारीक कणों को लंबे समय तक निक्षेपित करने के बाद पवन द्वारा पठारों का फॉर्मेशन होता है, पवन द्वारा पठारों का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक लंबी प्रोसेस है, एक लंबे समय, इसलिए शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लंबी प्रक्रिया के माध्यम से ही पवन के द्वारा पठारों का फॉर्मेशन देखा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान क्या रखना है, एक और इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम देखेंगे, लेकिन चूंकि पवन द्वारा निर्मित पठार है, मिट्टी के छोटे छोटे बारीक कण है, तो जो ये मिट्टी क्षेत्र बहाकर ले जाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जो छोटे छोटे कण, मिट्टी के छोटे छोटे कण बहाकर ले जाए जा रहे हैं पवन के द्वारा, जिस स्थान पर ये निक्षेपित हो जाते हैं, लंबी प्रक्रिया के माध्यम से ये मिट्टी के बारीक छोटे छोटे कण शैल का निर्माण कर देते हैं। शैल आप कह सकते हैं चट्टान का निर्माण कर देते हैं। जब ये छोटे छोटे कण बहुत लंबी प्रक्रिया या बहुत लंबे वर्षों के बाद एक स्थान पर निक्षेपित होते हैं, तो कई बार, कई साल में, कई वर्षों में ये जो छोटे छोटे बारीक कण हैं, शेल पूरा का पूरा एक पत्थर बन जाता है, पूरा का पूरा एक चट्टान का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से वहां एक पठार का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा कैसे पवन के द्वारा फॉर्मेशन होता है पठार का, प्लेटू का, ये हमने देखा। यदि आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपने पाकिस्तान में एक पठार का नाम सुना होगा, पोटवार। ठीक है, दरअसल वह जो पठार है वह पवन के द्वारा निर्मित पठार ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पोटवार शब्द आपको याद रखना है। कहां पर है पोटवार का पठार, ये भी ध्यान रखें, लोकेशन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। और यदि आपसे पूछा जाए इसी के अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल, आपने लोयस शब्द सुना होगा, लोयस का पठार जरूर सुना होगा। दरअसल लोयस के पठार की जो लोकेशन है वह है चीन में, लोयस का पठार। तो ये दोनों पठार है, एक तो पोटवार का पठार और दूसरा है लोयस का पठार। इन दोनों पठारों का जो फॉर्मेशन हुआ है वह पवन के द्वारा जो निक्षेपण हुआ है, मिट्टी का शेल का फॉर्मेशन हुआ है, उसके माध्यम से हुआ है। दोनों की लोकेशन ध्यान रखें, पोटवार है पाकिस्तान में और लोयस का पठार है चीन में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पठारों के निर्माण में बहिर्जात बल की क्या भूमिका है ये देखी, बहिर्जात शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार के पठारों का फॉर्मेशन होता है, इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ये भी जानने की कोशिश की। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक कुछ खास इन्फॉर्मेशन के साथ। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।